द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक ऐसी कहानी जो व्यक्ति के द्वारा खुद लिखी जाती है, हिमसेल्फ होता है खुद, जो स्वयं लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होता है डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, जो हम बहुत अच्छा सुलेख लिखते हैं उसको कहते हैं कैलीग्राफी। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है ग्रंथि सूच। ग्रंथि का मतलब कोई बहुत बड़ी कहानी जो लिखी गई है, जैसे हमारा एपिक है महाभारत, तो उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी परिचय, किसी का जीवनी परिचय। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मीन्स होता है खुद, जो किसी ने खुद लिखी हो बायोग्राफी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जीवन परिचय, किसी ने अपना जीवन परिचय जैसे खुद लिखा उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। जैसे बाबर नामा है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर के द्वारा लिखा गया है। ए बुक इज रिटन बाय हिमसेल्फ, तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। Our next sentence is read the following sentences to find out whether there is any grammatical mistake in it. Mark the number of the part which error as your answer. If there is no error, mark option D. कहता है अगर उसके अंदर एरर है तो बताओ, अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। The scientist was seemed to be excited over the result of his experiment. जो वैज्ञानिक है वो बहुत खुश था, किसके लिए? कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? वाज का इस्तेमाल ना करके हम क्या इसका इस्तेमाल करेंगे? V2 का इस्तेमाल करेंगे। और जो क्या बताता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बताता है? पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के अंदर। जो हमारा बी के अंदर गिवन है, यहाँ पे हम वॉज को रिमूव करके क्या लगाएंगे? ओनली सीम्ड। सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, दिखाई देना, कि जो वैज्ञानिक है वो दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो जो वैज्ञानिक है वो दिखाई दे रहा है कि वो क्या है? खुश है, जो उसके एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया, अच्छा आया है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हरियाणा सीटी का ग्रुप सी के लिए पेपर हुआ था, उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 4 सेटों के अंदर, उसमें भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Which one is the correct indirect narration of the following sentence? He said, comma, inverted comma, start, 2 and 3 is 5. 2 and 3 is 5. अब इनको देखते हैं, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या है? एक सेंटेंस हमें गिवन है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर गिवन है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसमें हम क्या करेंगे? सेड एज इट इज रहेगा, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है जो ठीक है। He said that 2 and 3 was 5, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। He said that 2 and 3 was 5, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों किसके अंदर है? पास्ट में है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस होता है वो एज इट इज रहता है। He said that 2 and 3 are 5, ये भी क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। He said that 2 and 3 is 5, जो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। Let's see the next sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom. तो यहाँ पे क्या है? हमें idiom given है underline. He had a hairbreadth escape from the accident. Escape का मतलब क्या होता है? बच जाना। Accident क्या होता है? दुर्घटना। दुर्घटना से वो क्या? Hairbreadth means होता है बाल बाल, वह दुर्घटना में बाल बाल बच गया। Let's see the next sentence.
चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में हमें क्या फिल करना है, प्रीपोजिशन को फिल करना है। 4 प्रीपोजिशंस हमें प्रोवाइड की गई हैं। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, मनाही करना, मनाही करना, कि उनकी मनाही है, या फिर क्या, रोक लगाना। क्या होता है, रोक लगाना, रोक लगाना। द विजिटर इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड। जो विजिटर आते हैं उन पे रोक लगाई गई है। डैश वॉकिंग ऑन द ग्रास, कि वो घास पे ना चले। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम। क्या आएगा, फ्रॉम। फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि प्रोहिबिटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम का। और का इस्तेमाल हम करते हैं के लिए, सेंस के लिए। और टू, जैसे गोइंग टू स्कूल, इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं जब हमारी क्या होती है, डायरेक्शन फिक्स होती है। विद, विद का मतलब होता है के साथ की सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई एग्री विद यू। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोहिबिटेड फ्रॉम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Let's see the next sentence. Select the word that is most similar in the meaning. Prosaic. Prosaic means होता है जो क्या होता है, नीरस होता है, नॉट एक्टिव होता है। तो कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत तेज। क्या होता है, बहुत तेज। पेट्रोटिक, पेट्रोटिक मीन्स क्या होता है, देशभक्त होता है। क्या होता है, देशभक्त होता है। अनइंस्पायरिंग, अनइंस्पायरिंग भी क्या होता है, नीरस होता है, जिसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती, जो उदास होता है, उसको क्या कहते हैं, अनइंस्पायरिंग। पोइटिक मीन्स क्या होता है, कवि के, कवि जैसा या लेखक होता है। इसका इस्तेमाल हम इस सेंस में करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, प्रोसेक का सिनोनिम्स होगा या सिमिलर इसके लिए होगा अनइंस्पायरिंग। क्या होगा, अनइंस्पायरिंग। Let's see the next sentence. Choose the alternative which best expresses the given sentence in active voice. We can read it. We have to read it. We are reading it. It will be read by us. तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें एक्टिव टू पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया कि इसके अंदर कौन सा एक्टिव वॉइस है, ये डायरेक्ट हमसे पूछ लिया है। तो देखिए इट विल बी रीड बाय, यहाँ पे क्या है, बाय का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाय का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी आर रीडिंग इट। देखिए वी आर रीडिंग इट, अगर ये पैसिव वॉइस के अंदर होता तो यहाँ पे क्या होता, बीइंग होता। क्या होता, बीइंग होता। और उसके बाद हम बी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते। तो हमारा राइट आंसर होगा वी आर रीडिंग इट। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस के अंदर हमें गिवन है। वी हैव टू रीड इट, ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस के अंदर है। हैव और टू का इस्तेमाल किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये भी क्या हमारा पैसिव वॉइस के अंदर है। वी कैन रीड इट, तो ये भी हमारा क्या है, पैसिव वॉइस के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, वी आर रीडिंग इट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Let's see the next sentence. Find out the correctly spelled word. हमें क्या है, 4 स्पेलिंग्स गिवन है, तो उसमें से क्या छाटना है, जो सही बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है, स्पेलिंग है, वो हमें छाटनी है। तो देखते हैं। ईजस, ईजस मीन्स क्या होता है, शब्द या शब्दकोश होता है। क्या होता है, शब्द या शब्दकोश। अब देखते हैं, टी एच ई से बनेगा भाई। देखिए टी एच ई, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। उसके बाद टी जस, एस ए, एस के बाद ए का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे ओ का इस्तेमाल है, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। टीजस मीन्स क्या होता है, टीजस मीन्स क्या होता है, शब्दकोश। क्या होता है, शब्दकोश। Let's see the next sentence. Find out the correctly spelled word.
तो हमें क्या करना है, इनमें से एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड छांटना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने चेक किया था। तो इसके अंदर गिवन है प्रीटेस्टियसनेस। प्रीटेस्टियस मींस क्या होता है, दिखावा करना, शो ऑफ करना, आडंबर करना। तो इसका मीनिंग होता है, तो ये किससे बनेगा, प्री। और इसके अंदर हमें एक चीज बिल्कुल TEN इसके अंदर मिलेगा। प्री तो देखिए सभी के अंदर है लगभग, उसके बाद टी, डबल टी है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे TAN है, यहाँ पे TAN है और यहाँ पे TEN। प्री टेंटियसनेस, प्री टेंटियसनेस मींस क्या होता है, दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमें क्या करना होते हैं, सोल्व करने होते हैं क्वेश्चन। See the next sentence. Rearrange the following parts of a sentence labeled as the PQRS to make meaningful sentence. हमें क्या है, PQRS की फॉर्म में सेंटेंस गिवन है, वो क्या करना है, बिल्कुल मीनिंगफुल तरीके से हमें अरेंज करना है। तो देखते हैं PQRS को कैसे सोल्व करते हैं। PQSR, तो सबसे पहले नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। तो R से स्टार्टिंग करते हैं। द ओनली विक्ट्रीज विच, वो ही जीते होती हैं। तो देखिए आर, तो सबसे पहले बात करते हैं आर की, कि जीते वो ही होती हैं। उसके बाद आता है पी, लिव नो रिग्रेट्स, जिनके ऊपर क्या, पछतावा ना रहे। उसके बाद एस, दोज विच आर, वो कौन सी हैं, वो कौन सी हैं। गेन ओवर इग्नोरेंस, कि अपनी अज्ञानता को त्याग देना। हमारी वास्तविक विजेता क्या होते, हमारी वास्तविक जीत क्या होती है, कि जो हमारी अज्ञानता है उसको त्याग देना, तो वही हमारी क्या होती है, वास्तविक जीत होती है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, RPSQ इज द राइट सीक्वेंस PQRS। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Read the following passage carefully and answer the question 49, 50 and 51. Tiger is one of the key wildlife species in the faunal web. Faunal web का मतलब क्या था, जो जंगली संसार है उसमें से जो टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, क्या है, सबसे प्रमुख प्रजाति है। In 1973, the authorities realized the tiger population dwindle का मतलब क्या होता है, कम होना, वेरी फास्ट, जो बहुत तेजी से क्या हो रही थी। 1973 के अंदर रियलाइज हुआ कि जो बाघों की संख्या बहुत ही तेजी के साथ कम हो रही थी। द मेजर थ्रेट्स, जो बहुत बड़ा कारण था, क्या था, टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड। जो टाइगर था उसकी, जो टाइगर की जो बाघ है उसकी पॉपुलेशन इसलिए कम हो रही थी क्योंकि उसका शिकार किया जाता, पोचिंग होता है शिकार करना, किसके लिए, व्यापार के लिए। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट, श्रिंकिंग हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जो उसका आवास था, जो जंगल थे वो कम होते जा रहे थे। डिप्लेक्शन ऑफ प्रे बेसिस स्पीसीज, और उसका शिकार किया जा रहा था, शिकार करना, प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार करना, जो उसकी प्रजाति थी उसका शिकार किया जा रहा था, इत्यादि। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई है, जो टाइगर की स्किन होती है, खाल होती है, और जो उसकी बोन्स हड्डियां होती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है, इसी कारण जो उसकी जनसंख्या वो कम होती चली गई। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू द अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें बताएगा जो भारत और नेपाल है, ये जो दो देश हैं, इनके अंदर अवैध रूप से क्या हुए, अवैध रूप से शिकार हुए टाइगर के, क्योंकि इनमें पूरी दुनिया के 2/3, कितने, 2/3 क्या मिलते हैं, टाइगर मिलते हैं। अगर पूरे संसार में 3 मिलते हैं तो 2 कहां पे मिलेंगे, इंडिया और नेपाल के अंदर मिलेंगे। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई है। प्राइम टारगेट्स, प्राइम टारगेट्स का मतलब प्रमुख जो क्या था, लक्ष्य था। पोचिंग, पोचिंग का मतलब उसका शिकार करना, एंड इलीगल ट्रेड, और इलीगल का मतलब क्या होता है, असंवैधानिक रूप से उसका क्या करना, व्यापार करना। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स, क्या कैंपेन्स इन द वर्ल्ड
विश्व में ये टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बाघ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1973 में। इन इंडिया टाइगर कंजर्वेशन हैड बीन व्यूड नॉट ओनली, केवल भारत में ही ये देखा नहीं गया, एज द एफर्ट ऑफ सेव द एंडेंजर्ड का मतलब जिसकी प्रजाति खत्म होने वाली थी, स्पीशीज कहता है प्रजाति, बट आल्सो एज द मींस ऑफ द प्रिजर्विंग का मतलब संरक्षित करना, बाय टाइप ऑफ द साइजेबल मीनिंगफुल। इसके अंदर ये बताया जो हमारे पास का एरिया है वहां पर क्या होता है, टाइगर का शिकार किया जाता था। 1973 में रियलाइज हुआ कि भारत और भारत का पड़ोसी देश नेपाल, वहां पर टाइगरों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। उसका कारण क्या था कि जो टाइगर की जो बाघ होता है उसकी स्किन और उसकी जो हड्डियां होती हैं वो दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसलिए बहुत बड़े लेवल पे उनका क्या होने लगा, शिकार होने लगा। तो उसी को रोकने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। कब? 1973 में। तो अब देखते हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। 3 एमसीक्यूज वर आस्क्ड रिगार्डिंग टू द पैराग्राफ। Let's see the first sentence regarding to the paragraph. Find out a word from above the passage which is the antonym of legal. Antonyms का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। तो लीगल क्या होता है, जो वैध होता है, इसका एंटोनिम्स बनेगा इलीगल। क्या बनेगा? इलीगल। ये होता है वैध, ये होता है अवैध। Let's see the second question regarding to the paragraph. The skin and bones of tiger are also used. जो टाइगर होता है, बाघ होता है, उसकी स्किन और उसकी हड्डियां इस्तेमाल की जाती हैं पोचिंग फॉर ट्रेड। किसके लिए? पोचिंग फॉर ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार के लिए हम उसका शिकार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोचिंग फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए उसका शिकार करना, हंटिंग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। The old man is looking forward dash the visits of his grandchildren. तो हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन को देखते हैं। फोर की सेंस होती है के लिए, के लिए की अगर सेंस निकल रही है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका मतलब होता है मे में, जैसे आई एम इन द रूम, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विद का मतलब होता है के साथ, तो जैसे आई एग्री विद यू, तो हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं टू का इस्तेमाल। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड, तो इसमें इस्तेमाल होगा टू का। क्यों होगा, बात करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये यहाँ पे एक फ्रेज बनता है जिसका मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग विद प्लेजर, डूइंग समथिंग विद प्लेजर। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो आनंद उठाना चाहता है। द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे उनकी यात्रा का वो आनंद उठाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसमें इस्तेमाल होगा टू का, टू प्रीपोजिशन इसके साथ लगेगी। Let's see the next sentence. Choose the most appropriate preposition to fill in the blank. हमें क्या करना है, fill in the blank given है और इसके अंदर क्या यूज करनी है, preposition। preposition का मतलब पहले पोजीशन बताता है किसी भी वर्ड से आके, तो हमें इस्तेमाल करना है preposition। He succeeded, succeeded का मतलब क्या होता है, कामयाब होना। वह कामयाब हुआ डैश dint of perseverance, perseverance का मतलब जो उसके अंदर लगन थी, and hard work, जो उसने कठिन परिश्रम किया। अब देखते हैं he succeeded फोर का मतलब होता है के लिए। किसके लिए? के लिए की सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से। बाय का मतलब होता है द्वारा। क्या होता है? बाय मीन्स होता है द्वारा, बाय मीन्स होता है द्वारा। और टू का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोइंग टू, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं सी सक्सीडेड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा,
बाय डिंट ऑफ, ये यहाँ पे क्या बनता है, एक फ्रेज बनता है और जिसका मीनिंग होता है के दम पर या के बल पर, के बल पर या फिर के द्वारा या फिर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ही सक्सीडेड बाय द डेंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय। वह कामयाब हुई किसके दम पर, लगन और मेहनत के दम पर, बल पर। Let's move to the next sentence. Pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, your answer is 4. हमें एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर कोई एरर है तो हमें बताना, अगर एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर। अब देखते हैं, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 pieces of metal together is known as pressure welding. The simplest method of the welding 2 pieces of metal together is known as pressure welding. जब भी हम मेटल, धातु के 2 टुकड़े लेते हैं, अगर उनको वेल्डिंग करती है प्रेशर वेल्डिंग के साथ, अब उसको वेल्डिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो क्या कहलाती है, प्रेशर वेल्डिंग कहलाती है। तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, नो सच एरर इन दिस सेंटेंस। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नो एरर। अब यहाँ पे देखिए, प्रेशर वेल्डिंग की एक इमेज यहाँ पे लगी हुई है और उसमें समझाया गया है प्रेशर वेल्डिंग कैसे काम करती है। ये गैस प्रेशर वेल्डिंग है, जहां पे जो आपके सामने इमेज है, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Fill in the blank with the appropriate option given below. The Battle of Waterloo was won dash of a town with the playfield on the playing fields, 4 playfielded in the played. जो वाटरलू का युद्ध है वो जीता गया था, हमारा राइट आंसर होगा ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, ऑन द प्लेइंग फील्ड्स इसका राइट आंसर होगा। Pick out the correct indirect speech form of the following sentence. I have bought a house, comma, inverted comma, he said. I have bought a house. तो देखिए यहां से हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे गिवन है और प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसमें पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट होगा उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैड का, इसका इस्तेमाल करते हैं हैड का। अब बस आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे नजर डालनी है। अगर आपने ये पता है कि कौन सा टेंस और इसको कौन से में चेंज करते हैं तो हमारा बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, आई हैव बोट ए हाउस, कोमा, इनवर्टेड कोमा, ही सेड। ही सेड एज इट इज रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ही सेड देखिए सभी ऑप्शंस के अंदर मिलेगा। इसको रिमूव करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। ही सेड दैट, आई को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी के अंदर ही आया। उसके अलावा हैव को हेड के अंदर चेंज करेंगे। हेड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे है और यहाँ पे वुड है। तो हमारा राइट आंसर होगा ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस। उसने कहा कि उसने एक घर खरीद लिया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। Let's see the next sentence. Choose the word which is opposite meaning the word underline. तो हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। किसका बताना है,
फ्रीक्वेंट का। द अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? भूकंप होते हैं, भूकंप आते रहते हैं। फ्रीक्वेंट लगातार, क्या होता है? लगातार या फिर बार बार। इसका मीनिंग होता है लगातार या फिर बार बार इन जापान। जो भूकंप होते हैं जापान में बार बार आते रहते हैं। अब देखिए एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है? जो चीजें लुप्त हो चुकी हैं, क्या होती है? लुप्त। अनयूजुअल, देखिए यूजुअल होता है सामान्य, तो अनयूजुअल क्या हुआ? असामान्य। क्यू, क्यू का इस्तेमाल करते हैं हम ना के बराबर या फिर नेगेटिव सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रेयर का मतलब होता है कभी कभार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंट होता है लगातार, और रेयर मीन्स होता है कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंट। द रेयर इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्रीक्वेंट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं रेयर इज द एंटोनिम ऑफ द फ्रीक्वेंट। Let's see the next sentence. Choose the word which is opposite in meaning. The word underline. C is slender in figure. Slender means होता है सुडोल। क्या होता है? सुडोल। अब देखते हैं, हमें सुडोल का अपोजिट मीनिंग बताना है। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। और बात करें फ्रेल, फ्रेल मीन्स होता है बीमार की अवस्था में या फिर बीमारी की अवस्था में। स्टाउट या फिर स्लिम, स्लिम क्या होता है? दुबला पतला, दुबला पतला। स्टाउट, स्टाउट का मतलब क्या होता है? ये होता है सुडोल। स्लेंडर मीन्स होता है सुडोल, और स्टाउट मीन्स क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। सलीम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लेंडर इज स्टाउट। क्या होगा? स्टाउट होगा। Let's see the next sentence. Choose the alternative which best expresses meaning of the underlined idiom. हमें idiom given है, उसका मीनिंग हमें बताना है। हर स्पीच is always full of tall stories. जो उसका भाषण होता है वो भरा हुआ होता है लंबी लंबी स्टोरियों के द्वारा। लॉन्ग टेल्स, लॉन्ग टेल्स इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। हेरोइक स्टोरी ये भी नहीं हो सकता। रियलिस्टिक स्टोरीज ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होगा एग्जैजरेटेड टेल्स। एग्जैजरेटेड टेल्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे हमें अलंकार में क्यों होता ना, जब तक राणा ने सोचा तब तक चेतक उस पार था। तो इस तरीके के जो अलंकारिक शब्द होते हैं, वैसे ही क्या होता है? टोल स्टोरीज का मीनिंग निकल के आता है, एग्जैजरेटेड टेल्स का मीनिंग निकल के आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Let's see the next sentence. In the following question, out of the alternatives, choose the one of which is substituted for the given sentence. An apartment building in which each apartment is owned separately. जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो अपार्टमेंट गिवन होते हैं वो अलग भी होते हैं। बाय द पीपल लिविंग, जो व्यक्ति उनके अंदर रहते हैं। आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, वो अगर अपना एरिया शेयर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो अब देखते हैं कंडोमिनियम। कंडोमिनियम मीन्स क्या होता है? सह स्वामित्व। सह स्वामित्व मीनिंग होता है इसका मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स होता है बहुमुखी, बहुमुखी
डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मीन्स होता है दो मुखी। और इसके अलावा कारवान, कारवान मीन्स होता है काफिला। क्या होता है? काफिला। अब देखते हैं, तो देखिए सह स्वामित्व की यहाँ पे बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो अब देखते हैं इसको कैसे चेंज किया जाएगा। विल हैव, विल हैव को हम चेंज करेंगे विल हैव बीन में। इसमें विल हैव बीन के अंदर हम इसको चेंज करेंगे। अब देखते हैं विल हैव बीन किसके अंदर है, द वर्क इज, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो बी है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। द वर्क विल हैव बीन, तो ये हो सकता है। द शीतल विल फिनिश द वर्क इन ड्यू टाइम, तो ये भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। जो काम है वो किसके द्वारा समाप्त किया जाएगा, शीतल के द्वारा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें 4 स्पेलिंग गिवन है, इनमें से हमें जो ठीक स्पेलिंग है वो चूज करनी है। आउटरेजियस, 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 आउटरेजियस। देखिए हम कहीं ना कहीं किससे बनेगा, आउट, और बीच में क्या मिलेगा, एस, और ओ यू एस, इससे मिलके बनेगा। आप चेक करते हैं, आउट इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, और इसके अंदर है, ये बिल्कुल ठीक है। आखिर में देखते हैं ओ यू एस, ओ यू एस, ओ यू एस, ओ यू एस, यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं एज, ए जी ई, ए जी ई यहाँ पे नहीं है, ए जी ई ये हो सकता है, ए जी ओ ये नहीं हो सकता, ए जे आई तो ये भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा आउटरेजियस। तो हमारा राइट आंसर होगा आउटरेजियस। आउटरेजियस मीन्स होता है अपमानजनक। क्या होता है, अपमानजनक। आउटरेजियस मीन्स होता है अपमानजनक, किसी की इंसल्ट करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सिमिलर ऑप्शंस है ना उसके अंदर ट्राई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आर से, द पावर ऑफ नोबल, द पावर ऑफ नोबल, उसके बाद पी यूज किया गया है, आर पी। देखते हैं द पावर ऑफ नोबल डीड्स टू बी, उसके बाद एस, प्रिजर्व्ड एंड पास्ट ऑन द फ्यूचर। तो अब देखिए यहां से इससे देखते हैं, द पावर ऑफ नोबल डीड्स, जो आप सभ्य काम करते हैं उसकी शक्ति, इज टू बी प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना, क्यों संरक्षित करनी चाहिए, एंड पास्ट और क्या करनी चाहिए, आगे भेजनी चाहिए, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, और जो भविष्य में क्या करती है, काम आती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा आर पी एस क्यू। क्या होगा, आर पी एस क्यू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैराजंबल पी क्यू आर एस। Let's see the next sentence. Read the following passage carefully and answer question 46, 47 and 48. India is one of the oldest civilization of the world. जो भारत है विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से, सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता, सभ्यताओं में से एक है। विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से भारत एक है। Which offers a kaleidoscope of the cultural experience. उसके पास क्या है, क्लेडिस्कोप का मतलब दृश्य, जो क्या होता है, कल्चर होता है, उसका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। कल्चरल एक्सपीरियंस होता है अनुभव। द कंट्रीज हैज ए रिच हेरिटेज। जो कंट्री, जो देश है उसके पास क्या है,
रिच हेरिटेज मीन्स क्या होता है? हेरिटेज का मतलब क्या होता है? भंडार, कि उसके पास बहुत सारा भंडार है किस चीज का? एंड न्यूमरल्स अट्रैक्शन, और बहुत सारी चीजें क्या है? अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को खींचती हैं यहाँ पे। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम, ये फैला हुआ है, स्ट्रेचेस का मतलब फैला हुआ है, द स्नो कैप्ड हिमालय पीक, जो हिमालय की चोटियां वहां से, टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ कवरिंग, और जो दक्षिण भारत के क्या है? दक्षिण भारत के जो जंगल है वहां तक फैला हुआ है। कवरिंग, जो क्या करता है? कवर करता है 32 करोड़ 87 लाख 2263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये 32 करोड़ 87 लाख 2263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इट इज द वर्ल्ड सेवन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ग्रामर के अलावा जीके के अंदर भी आता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री, जो क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रेस्ट एशिया, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अलग होना। फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, एशिया से अलग कैसे होता है? बाय द माउंटेन्स, चट्टानों से, जो पहाड़ों से, एंड द सी, और समुद्र से, विच गिव द कंट्री ए डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी, जो एक अलग ही क्या देखती है? ज्योग्राफिकल पहचान देती है, आइडेंटिटी होता है पहचान। इंडिया, इंडिया शोकेसेस ए वैरायटी ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब इसके अंदर बहुत सारी सभ्यताएं हैं। रिसोर्सेज क्राफ्टेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो हजारों सालों पहले बनी है। फ्रॉम द ह्यूज हेरिटेज, जो बहुत ही बड़ी सभ्यता है। साइड टू प्रिस्टेन सी, सी बीचेस क्या है? समुद्री किनारे हैं। टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू द सब्सटेंशियल इकोनॉमिक, जो टूरिज्म भी क्या करता है? इकोनॉमिक बढ़ावा देता है। सोशल कल्चर, सोशल सामाजिक सभ्यता को भी बढ़ावा देता है, एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है, एंड पॉलिटिकल को भी। डेवलपमेंट द जनरेट्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट में सहायक है। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो द कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्रीज, और टूरिज्म क्या होता है? जो सैलानी आते हैं वो क्या करते हैं? हमारे देश के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। Let's see the first question regarding to the paragraph. Tourism as an industry also contribute to our country. Tourism, जो सैलानी आते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्री के अंदर कैसे? पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन की तो कहीं भी बात नहीं हुई है, अभी हमने क्या किया है? पैराग्राफ को पढ़ा है। एग्रीकल्चर एंड रिलीजन, एग्रीकल्चर की भी कहीं पे बात नहीं की गई है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक करते हैं। रिलीजन एंड स्टेटिक्स, रिलीजन की भी कहीं पे बात नहीं की गई है, तो बात किस पे की गई है? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Let's see the next sentence. Beside the world's oldest civilization, India is also the world's next largest country. यद्यपि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से है, इंडिया का स्थान कौन सा है सबसे बड़े देशों में? तो देखिए 3rd, 5th, 10th और 7th, हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा है कि जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। Let's see the next sentence. Find out a word from the above passage which means a country's history, tradition and culture etc. तो ये क्या होता है? जो कंट्री का जो इतिहास होता है, उसका जो कल्चर होता है, सभ्यता होती है, वो क्या होती है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी नहीं होती। हेरिटेज होती है।
इसके अलावा प्रिस्टाइन ये नहीं होता, अट्रैक्शंस भी नहीं होती, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेरिटेज। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल अल्टरनेटिव। ही वांटेड डैश इन द पूल, टू स्विम, स्विम, टू स्विम, टू स्विम्स। ये क्वेश्चन है, इसमें यूज किया जाएगा इनमें से टू स्विम। टू स्विम इसमें इस्तेमाल होगा क्योंकि वांट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं या वांटेड के साथ इस्तेमाल करते हैं टू प्रीपोजिशन का, और जब प्रीपोजिशन के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और ये होगी स्विम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा टू स्विम। He wanted to swim in the pool. Let's see the next question. Pick out the synonym of the underlined word in the following sentence. I cannot rest from travel. मैं यात्रा में आराम नहीं करना चाहता। I will drink life to please. Please होता है अंतिम बूंद। क्या होता है? अंतिम बूंद। अंतिम बूंद। I cannot rest from travel. मैं यात्रा में आराम नहीं करना चाहता। I will drink life to the bone. Please. मैं अपनी जिंदगी की अंतिम बूंद तक पीना चाहता हूं। या फिर इस तरीके से भी हम इसकी सेंस निकाल सकते हैं, मैं जिंदगी में आराम नहीं करना चाहता। I will drink to life the least. मैं अपनी जिंदगी को अंतिम पड़ाव तक जीना चाहता हूं जैसे उसके अनुभव रहेंगे। अब हमें यहाँ पे बताना है सैनोनिम। किसका बताना है? रेस्ट का। रेस्ट मीन्स होता है आराम या ठहराव। तो देखिए, इनकरेज होता है प्रोत्साहित करना, ज्वाइन करना होता है सम्मिलित करना, शामिल होना किसी चीज के अंदर। गिव अप होता है त्याग देना, त्याग देना, रुक जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गिव अप। क्या होगा? गिव अप। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच form of the following sentence. He said to her, comma, inverted comma start, you cannot see the chairman. He said to. ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं जब said to given होता है तो हम इसको चेंज करते हैं told में। किस में चेंज करते हैं? told के अंदर चेंज करते हैं। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम हटा के रिमूव करके क्या इस्तेमाल करते हैं? that का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है? SON, ये फॉर्मूला आता है 1 2 3, और जो ये होता है इसमें हम चेंजेस करते हैं। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज होता है। अब इसमें देखते हैं यू, ये क्या है? सेकंड पर्सन है, और ये चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सी का इस्तेमाल करेंगे। कैन को हम चेंज करेंगे कुड के अंदर। किसके अंदर चेंज करेंगे? कुड के अंदर चेंज करेंगे। अब देखिए, आपको ऑप्शन देखते ही आंसर का पता लग गया होगा किसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो सेट टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। टोल्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है। ये हमारा ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। टोल्ड यहाँ पे भी है। इसके अलावा बात की जाए, हम इस्तेमाल करेंगे दैट का। दैट इन तीनों में है। इसके अलावा इस्तेमाल करेंगे यू की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे किसका? सी का। अब देखते हैं सी कहाँ पे? यहाँ पे ही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यू यहाँ पे एच टी चाहिए भी नहीं हो सकता, और ये पहले ही हमारा क्या रॉन्ग हो चुका है। अब बचता हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ और तंसा जो है डी। ही टोल्ड हर। तो देखिए टोल्ड यहाँ पे है, ही टोल्ड हर दैट। यू का चेंज होगा सी में, सी। कैन को कुड में चेंज करेंगे। उसके अलावा नोट सी द चेयरमैन। इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर बनेगा ही टोल्ड हर दैट सी कुड नॉट सी द चेयरमैन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फाइंड इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन का सेंटेंस यहाँ पे गिवन है। ही बोस्टेड डैश हिज रिचेज। रिचेज क्या होता है? अपनी अमीरी। बोस्टेड का मतलब क्या होता है? सेखी मारना या फिर क्या करना? अपनी तारीफ करना। ही बोस्टेड, वह तारीफ करता रहता है किसकी? अपनी रिचेज। रिचेज मीन्स होता है अमीरी की, अपने धनवान होने की वो तारीफ करता रहता है।
तो इसमें बोस्टेड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ, क्या इस्तेमाल करते हैं ऑफ। ही बोस्टेड ऑफ हिज रिचेस, वह तारीफ करता रहता है अपने धनवान होने की, अमीर होने की। तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, एट का मतलब होता है पर, और विद का इस्तेमाल होता है के साथ की सेंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फर्दर क्लासेस के अंदर हम इनको बहुत ही डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द वर्ड विच अपोजिट, हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारे पास, अबाउंड्स। अबाउंड्स मीन्स क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। द हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंटेंसिस, इंटेंसिस क्या होता है, उदाहरण, क्या होता है उदाहरण। ऑफ करेज, करेज क्या होता है, बहादुरी, क्या होता है बहादुरी। इस क्वेश्चन की राइट सेंस होगी हिस्ट्री अबाउंड्स इन द इंटेंसिस ऑफ करेज। ये जो इतिहास है वो भरा हुआ है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मीन्स क्या होता है, बहुत अधिक, क्या होता है अधिक होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंटेंसिस ऑफ करेज, जो इतिहास है वो भरा हुआ है बहुत ही बहादुरी के उदाहरणों से। हमारा पहला ऑप्शन है सूफीज। सूफीज क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में। लैक्स, लैक्स क्या होता है, कमी होता है, क्या होता है कमी, और ये हमारा राइट आंसर होगा। अधिक का क्या होता है, कम होता है, लैक्स, लैक्स मीन्स होता है कमी। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस वो क्या कर रहा है, चमकना। और फेलियर क्या होता है, नाकामयाबी, क्या होता है असफलता होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Choose the correct alternative to improve the underlying part of the sentence. If the improvement is required, your answer is D. In the jet is everyone is interested in having an easy life. In the jet is means होता है आधुनिक युग में, everyone हर कोई, is interested, is interested means क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है रुचि लेना, हर कोई रुचि लेना चाहता है। इन द हैविंग एन इजी लाइफ, कि उसकी जिंदगी क्या हो, आसान हो। तो इसका बनेगा भाई आधुनिक जीवन में हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी आरामदायक हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी। जो ये सेंटेंस गिवन है बिल्कुल राइट और स्टिक गिवन है, नो एरर इन दिस सेंटेंस। Choose the correct active voice form of the following sentence. Sun was being taught by Anil. तो ऐसे क्वेश्चन में जब एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव हम चेंज करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है और किस फॉर्म के अंदर गिवन है। इसके अंदर क्या होता है, ना तो टेंस चेंज होता है, और जिसके अंदर हमारा टेंस होता है उसी के अंदर में इसको चेंज करते हैं। तो टेंस को हमें बदलना नहीं, लेकिन जिसके अंदर है, मान लिया प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट में है तो पास्ट के अंदर ही रखेंगे। तो देखते हैं अभी सेंटेंस को। सन वाज बीइंग टॉट बाय अनिल, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉज, और जो ये बनाया गया है प्रेजेंट, जो ये बनाया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाया गया है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही इसका चेंज होगा। पैसिव टू एक्टिव में अगर चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस किस के अंदर है। यहाँ पे इज है तो ये प्रेजेंट के अंदर गिवन है, ये नहीं हो सकता। इज यहाँ पे भी गिवन है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे हैड गिवन है तो ये परफेक्ट को बताता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा बात की जाए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनिल वाज टीचिंग सरन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉज सिटिंग मोशनलेस इन चेयर एंड गेजिंग एट द डोर। मैं बैठा हुआ था कुर्सी पर और घूर रहा था दरवाजे की तरफ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और ताक रहा था दरवाजे को। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, लेजली। लेजली क्या होता है, आलस्य से भरपूर। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। बेंडिंग, बेंडिंग मीन्स होता है झुका हुआ होना। इसके अलावा नेगेटिवली, नेगेटिवली क्या होता है, नकारात्मक। लाइवली क्या होता है, लाइवली होता है फुर्तीला जिंदा दिल। तो इसका आंसर होगा लाइवली।
ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंटोनिम ऑफ द मोशनलेस इज लाइवली। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमें 4 स्पेलिंग्स गिवन है, इनमें से जो रॉन्ग होगी वो हमें क्या करनी है, चूज करनी है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन ए प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता देना। क्या होता है, प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अलग, अंतर भेद करना। इससे अगली बात की जाए परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होता है प्रदर्शन करना। क्या होता है, प्रदर्शन करना, किसी चीज को बताना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस। ए का हम इस्तेमाल करेंगे, परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और लास्ट में देखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ या फिर हवाला देना, किसी चीज का हवाला देना। ये क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इससे हमारी जो राइट स्पेलिंग बनती है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट क्या होता है, त्रुटि रहित। त्रुटि रहित, जिसके अंदर कोई भी गलती ना हो, इमैक्युलेट कहलाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द पार्ट ऑफ द sentence which has an error. If there is no error, your answer is 4. इसमें बताया गया है कि हमें पार्ट्स के अंदर एक सेंटेंस को दिया हुआ है, अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो अब देखते हैं सम मैन आर बोर्न ग्रेट। कुछ क्या होते हैं, महान ही पैदा होते हैं, जन्म से ही महान होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ क्या करते हैं, अपने जीवन काल के अंदर क्या कर लेते हैं, महानता प्राप्त कर लेते हैं। एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और किन्हीं के ऊपर क्या कर लिया जाता है, लोगों के द्वारा उनको महान बना दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एरर है हैड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है प्रेजेंट टेंस की, और यहाँ पे हैड क्या शो करता है, पास्ट टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैड का इस्तेमाल ना होके हैव का हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके अंदर गिवन है सी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ सेंटेंस आर गिवन इन द बिगिनिंग एंड labeled as the S1 and S6 respectively. Respectively होता है क्रमानुसार। The middle 4 sentence have been jumbled. अब jumbled up का मतलब क्या होता है, उनको टुकड़ों में करके दिया हुआ है। These are the labeled as PQRS, और वो क्या है, PQRS की फॉर्म के अंदर है। You are required to find the proper order for the 4 sentence. जो ये 4 सेंटेंस हैं, हमें इनके लिए बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर बनाना है। तो देखते हैं ही ट्राइड द डोर। पहली लाइन हमारी ये होगी, और ये हमारी क्या होगी, लास्ट वाली लाइन होगी। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ऑप्शंस पे नजर डालनी होती है, QSRP। तो देखिए सभी से बन सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं। ही ट्राइड द डोर। ही ट्राइड द डोर, उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। इट ओपन इजिली एंड पिप्ड, कि वो आसानी से खुल जाए। और पिपड़ का मतलब क्या होता है, ताक झाक करना, ताकि उसमें से क्या कर सके, ताक झाक कर सके। तो हमारी शुरुआत होगी सबसे पहले एस से। उसके बाद बात करते हैं एस किस किस में है, ऑप्शन सी में है। एस के बाद है पी। द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, जो रूम कैसा था, बिल्कुल साफ और सुथरा था। तो इसके बाद आएगा पी। उसके बाद बात करते हैं आर की। He waited for a minute or two, उसने 1-2 मिनट इंतजार किया। तो और भी हमारा बिल्कुल स्टिक चलता है यहाँ पे। उसके बाद रहता है क्या हो, Then he stepped into the room, और फिर उसने क्या किया, कमरे के अंदर पैर रख दिए, वो कमरे के अंदर चला गया। और लास्ट वाली लाइन है he was carefully not to touch anything, और उसने बिल्कुल भी किसी भी चीज को नहीं छुआ। तो हमारा राइट सीक्वेंस होगा SPRQ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 38, 39 एंड 40। अब शुरुआत करते हैं पैराग्राफ की और समझते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। इफ आई हैड बीन आस्क्ड, यदि मुझसे पूछा जाता। आज शुरुआत करते हैं पैराग्राफ की। If I had been asked in my early youth,
अगर मुझसे पहले पूछा जाता, यूथ का मतलब जो वो क्या था, जवान था। वट एवर आई प्रेफर टू हैव डीलिंग, कि मैं किन चीजों के साथ डीलिंग करना चाहता हूं, ओनली विद मैन और ओनली विद बुक, मानव और किताबों में से वो किसके साथ डील करना चाहता है। माई आंसर वुड सर्टेनली, सर्टेनली होता है निश्चित, मेरा निश्चित ही आंसर होता आई हैव बीन इन फेवर ऑफ बुक्स, कि मैं किसके फेवर के अंदर होता, किताबों के फेवर के अंदर होता। इन लेटर ईयर्स दिस हैज बीन लेस, जो बाद के जो वर्ष है, लेटर मीन्स होता है बाद के जो वर्ष है, उनके अंदर हैज बिकम लेस, ये कम होता चला गया, एंड लेस और कम हुआ। नोट दैट, इसलिए नहीं, आई हैव हैड सो मच बेटर एक्सपीरियंस विद मैन, ऐसा ऐसे बिल्कुल नहीं था कि मेरा मनुष्य के साथ ज्यादा अनुभव अच्छा रहा है, देन विद बुक, किताबों की तुलना में, पुस्तकों की तुलना में। ऑन द कॉन्ट्रेरी डिलाइटफुल, ऑन द कॉन्ट्रेरी डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब प्रकाश डालने की बात होती है, बुक, डिलाइटफुल मैन, या फिर प्रकाशित किताबें और प्रकाशित मनुष्य की जगह। बट द मैनी बैड एक्सपीरियंसेस विद मैन हैव नोरिश द विडो ऑफ माई लाइफ, परंतु जो उसके अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंसेस मीन्स होता है अनुभव, जो उनके अनुभव रहे हैं किसके साथ, विद द मैन हैव नोरिश्ड द विडो ऑफ माई लाइफ, जो मनुष्य के साथ उनके बुरे अनुभव रहे हैं, उसने क्या किया, उसको जिंदगी जीने का, जो जिंदगी जीने का उसका तरीका था, विडोज वैसे खेत होता है, खलियान होता है, मैदान होता है, जो उसकी जिंदगी का मैदान था, जो अनुभव थे, वो क्या किए, चेंज कर दिए। एज द बुक नोबलेस्ट बुक कुड नॉट डू, बल्कि सभ्य किताब ऐसा नहीं कर पाती, बल्कि सभ्य किताब ऐसा नहीं कर पाती। तो इसके अंदर बताया गया एक व्यक्ति जो किताबों को पढ़ता है और किताबों से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उसकी तुलना किताबों और मनुष्य के अंदर की गई है कि मनुष्य ज्यादा बेहतर है या फिर किताबें। वो बताता है कि दोनों के साथ मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा है। किताबों के साथ मेरी रुचि थी, स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं किताबों को पढ़ता था, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने मनुष्य को सोचना समझना परखना शुरू किया गया, तो उसकी सोच बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उसने बताया कि किताबों ने तो उसको सिर्फ अच्छी बातें सिखाई है, इसके अलावा जो मनुष्य है, जो आदमी है, उसने क्या सिखाया है, उसको बहुत ही बुरे तरीके से बुरे व्यवहार चीजें सिखाई हैं, जिनसे वो गुजरना सीख गया है, जिंदगी को जीना सीख गया है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द पैसेज। Which one of the following statements best reflects the main argument of the passage? तो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से जो सबसे बेहतरीन है वो बतानी है। There are more purely delightful man than properly delightful book, बिल्कुल गलत है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। This is the experience with the other human being that enrich one's life and not necessary book, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो उसका अनुभव रहा है किसके साथ, मनुष्य के साथ, किताबों की तुलना में बहुत ही बेहतरीन रहा है, क्योंकि मनुष्य ने उनके उसको छल कपट ये सभी चीजें सिखा दी हैं। Let's see the next sentence. The author says that in the later years his love of books diminished because he had better experiences with the man than with books. उसका अनुभव अच्छा था आदमियों के साथ बुकों की तुलना में, तो जो कि गलत है। He had give up the habit of reading books. उसने त्याग दी थी किताब पढ़ने की, जो उसकी आदत थी। हैबिट होता है आदत, तो जो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। Even the bad experience he had with the man, जो उसका अनुभव था मनुष्य के साथ, गलत अनुभव, बुरा अनुभव था मनुष्य के साथ। मैन वर मोर वैल्यूएबल होता है ज्यादा कीमती, जो ज्यादा कीमती थे, देन व्हाट द नोबलेस्ट बुक कुड गिव, क्योंकि जो उन्होंने नोबल किताब पढ़कर, सभ्य किताबें पढ़कर नहीं सीखा है, वो सब कुछ किसी ने सिखा दिया था, मनुष्य ने सिखा दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। He did not get many delightful books to read, ये नहीं है हमारा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसने क्या सीखा,
की तुलना में मनुष्य ने उनसे ज्यादा अनुभव प्राप्त किया है। उसने ये सीखा, किताबों की तुलना में जो मनुष्य होते हैं उन्होंने उसको क्या दिया है, बेहतर एक्सपीरियंस दिया है, अनुभव दिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Which one of the pair of the phrases best helps to bring out the metaphorical meaning of the meadow of life? Meadow सा खेत या मेरे जीवन का क्षेत्र क्या होता है? Meadow of my life means होता है मेरे जिंदगी का क्षेत्र या मेरे जीवन का क्षेत्रफल जो दायरा रहा है। तो vast and rich, well nutritious but dull life, poor but simple life, pure and healthy life। तो इसका आंसर होगा वास्ट एंड रिच लाइफ। वास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र, और रिच लाइफ का मतलब क्या होता है, अमीरी भरा जीवन। क्या होता है, अमीरी भरा जीवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वास्ट एंड रिच लाइफ। मिड ऑफ माई लाइफ मीन्स क्या होता है, वास्ट एंड रिच लाइफ। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द चाइल्ड longed for the mother's love। जो बच्चा है longed for होता है तरसना। क्या होता है, तरसना। जो बच्चा है वो तरस रहा है माँ के प्यार के लिए। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। साउटेड, साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। उसके अलावा फेल, फेल का मतलब होता है गिरना। रेफ्यूज्ड, रेफ्यूज्ड होता है मना करना। और लास्ट में क्रेव्ड, क्रेव्ड होता है तरसना। तो इसका राइट आंसर होगा क्रेव्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द चाइल्ड क्रेव्ड फॉर द मदर्स लव, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। जो हमारा सेंटेंस है उसको देखते हैं। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। जो लड़का है लाल बालों वाला वो क्या है, मेरा भाई है। लाल बालों वाला लड़का क्या है, मेरा भाई है। इसका राइट आंसर होगा विद। क्या होगा, विद। बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। जो लड़का है लाल बालों वाला क्या है, मेरा भाई है। फोर का मतलब होता है के लिए। विद का मतलब होता है के साथ, के साथ। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है, से। ऑफ का मतलब होता है का। ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा द बॉय विद। क्या होगा, द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। शी सेड टू हर फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, विल यू गिव मी स्वीट्स। तो इस सेंटेंस को देखने से हमें पता चलता है कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको सोल्व करते हैं। जो सेड टू है इसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड में हम इसको चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम लगाते हैं इफ। उसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे पास क्या होता है, एस ओ एन। ये फॉर्मूला होता है एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, सेकंड पर्सन गिवन है। सेकंड पर्सन मीन्स यू की बात है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारा हर फादर के अकॉर्डिंग। और फादर, फादर की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या, ई का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको देख हमारे कौन कौन से ऑप्शंस राइट हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। सी रिक्वेस्टेड, सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। इसके अलावा बात की जाए सेकंड की, सी आस्क्ड हर फादर, तो यहाँ पे आस्क्ड है, ये हो सकता है इफ भी इसके इस्तेमाल किया गया है, और यू के लिए इस्तेमाल हुआ है ही, बिल्कुल ठीक हो सकता है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट को, सी हैज, तो हैज इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता।
लास्ट वाला है सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू गिव हर स्वीट्स, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है रिक्वेस्टेड का। किसका इस्तेमाल किया गया है? रिक्वेस्टेड का। जब भी इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या होगा? सेंटेंस होगा, तो इसका हम नरेशन में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा आस्क्ड में। क्या किस में इस्तेमाल होगा? आस्क्ड में। तो हमारा राइट आंसर होगा सी आस्क्ड हर फादर इफ, तो यू की जगह पे हमें क्या मिला है? ऑब्जेक्ट मिला है। हर फादर के लिए ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होता है? सब्जेक्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल होगा। तो यू के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए और यू का कंपैरिजन किसके साथ होगा? हर फादर के लिए होगा, और हर फादर के लिए अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो आएगा ही, तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया गया है। विल को चेंज कर देंगे वुड के अंदर, और गिव यहाँ पे वर्ब आएगी इसके साथ, क्योंकि वुड के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं हर। सी को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर? हर के अंदर चेंज कर देंगे, और बाकी हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Pick out the antonym of the underlined word in the following sentence. A little learning is a dangerous thing. अधूरा ज्ञान जहर समान। इसका मतलब क्या होता है? अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। तो हमें डेंजरस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? विपरीत। एंटोनिम्स क्या होता है? विपरीत होते हैं। समानार्थक के अलावा विपरीतार्थक शब्द होते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? समानार्थक। एंटोनिम्स क्या होते हैं? विपरीत। तो हानिकारक का हमें क्या चाहिए? विपरीत चाहिए। डेविल्स। डेविल्स क्या होता है? डेविल्स होता है राक्षसी प्रवृत्ति का। डेविल्स होता है राक्षसी प्रवृत्ति का। प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल। समोद का मतलब क्या होता है? समूद। बिल्कुल जो नॉर्मल चीजें होती है, जैसे हम कई बार यूज भी करते हैं, सभी चीजें क्या है? समूद रूप से चल रही हैं। उसके अलावा इनोक्यूअस। इनोक्यूअस क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। इसका राइट आंसर होगा इनोक्यूअस। इनोक्यूअस क्या होता है? हानिकारक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा इनोक्यूअस। इनोक्यूअस इज द एंटोनिम ऑफ द dangerous. Innocuous is the antonym of the dangerous. Let's see the next sentence. Pick out the correctly spelled word. Pick out the correctly spelled word. तो हमें क्या स्पेलिंग गिवन है और इनमें से करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज करनी है। सबसे हमारा है पहला वर्ड जो फैमिलियर। फैमिलियर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। क्या है? फैमिलियर। ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। इससे अगले बात की जाए यूजुअली। यूजुअली को हम लिखते हैं, इसकी बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट है नॉनसेंस। क्या है? नॉनसेंस। नॉनसेंस को लिखते हैं हम NUISANSE। ये इसकी बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिविलेज। प्रिविलेज की राइट स्पेलिंग हमारे पास होते हैं PRIVILEGE। ये होती है प्रिविलेज की स्पेलिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा फैमिलियर। क्या होगा? फैमिलियर। यूजुअली को हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉनसेंस को इस तरीके से लिखते हैं, और प्रिविलेज को इस तरीके से हम लिखते हैं। ये हमारे क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करना है? एक हमें सेंटेंस दिया गया है और उसमें से हमें क्या करना है? इंप्रूवमेंट करनी है। कुछ ना कुछ उसके अंदर खामी होगी, गलती होगी या मिस्टेक होगी, तो उसमें से क्या करना है? वो निकालनी। अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं है तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? नो इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं इसको।
डोंट जज each day by the harvest you reap but the seeds that are planting। कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जज का मतलब आंकलन नहीं करना चाहिए प्रत्येक दिन का हार्वेस्ट, जो हमने फसल क्या की है, काटी है। रीप का मतलब क्या होता है, काटना। बट बाय द सीड्स, क्या करना चाहिए, जज उसको करना चाहिए जो हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। दैट आर प्लांटिंग, जो आपने क्या की है, प्लांट किए हैं, बोए हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से। दैट आर प्लांटिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा दैट यू प्लांट। दैट यू प्लांट इसका राइट आंसर होगा। कि हमें फसल को काटने के बाद जज नहीं करना चाहिए, हमें उससे जज करना चाहिए जो बीज हमने क्या किया है, बोया है, और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये 4 स्पेलिंग हमें गिवन है, इनमें से हमें क्या करना है, बिल्कुल जो राइट स्पेलिंग है वो चूज करनी है। सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज। तो बिल्कुल क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल। तो इसकी स्टार्टिंग क्या किससे होगी, INS से, और आखिर में क्या मिलेगा, LIZE। तो इससे देखते हैं ये क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले आखिर में चेक करते हैं LIZE यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब शुरुआत की बात करते हैं INST यहाँ पे है, INST यहाँ पे है, ये तो है ही नहीं अगर हमारा ऑप्शन। INST यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा इंस्टीट्यूशनलाइज। इसका मतलब क्या होता है, किसी संस्थान की स्थापना करना। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें क्या गिवन है, सजेशन गिवन है, और इसमें से जो सही स्पेलिंग होगी वो हमें क्या करनी है, चूज करनी है। तो इस वर्ड के आखिर में सबसे पहले हमें मिलेगा TION, जिसको हम क्या कहते हैं, सन के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ते हैं, सन के नाम से पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन होता है। अब देखते हैं TION यहाँ पे है, TION यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, और TION यहाँ पे है, ये भी हमारा हो सकता है। अब बात करते हैं जो ये वर्ड बनेगा SUGG, सज। इसको क्या बोलेंगे, सज। तो सज देखें यहाँ पे SUGG, ये तो है नहीं, SUG, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बीच में आएगा ES, क्या आएगा, सजेशन। आखिर में क्या जुड़ेगा, TION, इससे बनेगा सजेशन। सजेशन किसके अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सजेशन का मतलब क्या होता है, सलाह। क्या होता है, सलाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सजेशंस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए वर्ड इज अंडरलाइन beneath द सेंटेंस। beneath क्या होता है, नीचे। जो सेंटेंस के नीचे गिवन है, फोर डिफरेंट वे ऑफ द फ्रेजिंग, उसके 4 अलग अलग तरीके दिए गए हैं। अंडरलाइन वर्ड आर इंडिकेट, जो इंडिकेट करते हैं। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4, इन चारों में से एक हमें चूज करना है। डिस्पाइट लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खोने के बावजूद। इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश, क्या हो जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने में वो बहुत सारे पैसे खो देता है। सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड, क्या है, अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब क्या होता है, शांत रहना। क्या होता है, शांत रहना, घबराना नहीं, बिल्कुल अपने आप को क्या रखना, शांत रखना। तो इनमें से जो ये बिल्कुल क्वेश्चन दिया गया है, ये मेमोरी बेस या फिर क्या है, वो क्या है, बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब क्या होता है, शांत रखना, अपने आप को क्या रखना, शांत रखना। क्या रखना, शांत रखना। या फिर क्या होता है, अविचलित, अविचलित। शांत रहना, शांत रखना, अपने आप को अविचलित रखना, घबराना नहीं, जैसी भी हालत है उसका सामना करना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस।
पिक आउट द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस which has an error. If there is no error, your answer is D. अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नो एरर वाला। देखते हैं अब इसको। वन ऑफ द स्टेट इन विच, एक राज्य जिसमें सत्याग्रह हुआ था, ऑफर्ड वाज राजकोट, वो जगह कौन सी है? राजकोट है। वेयर ही स्पेंड हिज यूथ, जहां पे उसने क्या कर दी? अपनी जिंदगी, जो अपनी जवानी है वो व्यतीत कर दी। तो अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर एरर है स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे स्टेट का इस्तेमाल ना होके क्या होगा? स्टेट्स होगा। क्या होगा? स्टेट्स होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसी को ही समझते हैं हम। ऐसा इसलिए होता है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड is a doctor. One of my friend is a doctor. तो यहाँ पे फ्रेंड ना होके क्या होगा? फ्रेंड्स होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे और उनमें से एक क्या होगा? डॉक्टर होगा। वैसे ही कंडीशन यहाँ पे है कि बहुत सारी क्या होंगी? स्टेट्स होंगी। उनमें से एक स्टेट्स में क्या हुआ? सत्याग्रह हुआ, और वहां पर एक जगह है राजकोट, जहां पे उसने क्या कर दी? अपनी जवानी व्यतीत कर दी। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा वन ऑफ द के बाद क्या होता है? जो हमारे पास नाउन होता है वो होता है प्लूरल, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल की जाती है सिंगुलर। लेकिन आपको ये समझना है ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त है, उनमें से एक क्या है? बहुत सारे मेरे दोस्त है, उनमें से एक क्या है? डॉक्टर है। तो इस तरीके के सेंटेंस है, ये कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉमन सेंस ऐसे सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो हमें क्या है? एक्टिव वॉइस गिवन है, उसका पैसिव वॉइस हमें चूज करना है इनमें से। फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस है इसमें से हमें क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस निकालना है। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग होती है लेट्स से। किससे होती है? लेट्स से। इसके अलावा क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है? बी की फॉर्म होती है। उसके बाद क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं किस किस के अंदर ये है। तो देखिए ब्रिंग, जब भी ब्रिंग से शुरुआत होगी तो हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनेगा, वो किसके अंदर बनेगा? लेट से बनेगा। तो लेट इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरे ऑप्शन की। लेट ए कप ऑफ कॉफी, तो इसके अंदर देखो मैंने बताया कि क्या इस्तेमाल होगी? बी। बी इस्तेमाल होगी, लेकिन यहाँ पे वॉइस है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर होगा ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा? लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट। ब्रॉट क्या है? इसकी ब्रिंग की ही फॉर्म आगे गिवन है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो राइट आंसर होगा लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Rearrange the following parts of the sentence labeled as the PQRS to make the meaningful sentence. PQRS की फॉर्म में हमें 4 लाइनें गिवन है और इसको क्या करना है? बिल्कुल स्टिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, क्यू पी क्यू एस। तो इसके अलावा आर से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, आर से स्टार्टिंग नहीं होगी। तो अब देखो क्यू दोनों के अंदर गिवन है, क्या क्यू से बन सकता है? अब देखो लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज, देखो प्रिविलेज के साथ इस्तेमाल होता है टू, और स्टार्टिंग की बात हमें यहाँ पे क्लू मिल गया है भाई, प्रिविलेज के साथ क्या यूज होगा? टू इसके साथ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यू की, उसके बाद बात करते हैं एस की। क्यू के बाद एस और क्यू के बाद आर। तो ये हमारा बिल्कुल राइट सीक्वेंस यहाँ पे बन गया है। लेट अस रियलाइज द प्रिविलेज टू वर्क इज ए गिफ्ट, कि हमें महसूस करना चाहिए, आओ महसूस करें कि जो काम हमें गिवन है वो क्या है? एक उपहार है।
आगे चेक करते हैं पी से, आगे चेक करते हैं पी से। लेट अस रियलाइज द प्रिविलेज टू द वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज ब्लेसिंग। जो काम करने की क्षमता है वो क्या है? ब्लेसिंग, आशीर्वाद है। एंड अब देखो यहाँ पे भी क्लू मिल गया अभी, एंड के साथ क्या होता है? कोई ना कोई और सेंटेंस या फिर नाउन के साथ नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन कनेक्ट होता है। तो देखिए एंड का भी काम क्या होता है? टू वर्ड्स को कनेक्ट करने का ये काम करता है। एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, एंड द लव ऑफ द वर्क इज सक्सेस। तो हमारा बिल्कुल राइट सीक्वेंस क्या बनेगा? QSPR, QSPR। अब इसको समझते हैं वापस से एक बार और। सबसे पहले हमें चेक किया, हमने ऑप्शंस को देखा। ऑप्शंस जो हमें क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, हम उसके अंदर चेक करते हैं सिमिलर किसके अंदर है? क्याउ वाले के अंदर है। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग की क्याउ से। तो क्याउ के अंदर हमें मिला भाई लेट अस रियलाइज द प्रिविलेज। प्रिविलेज के साथ टू प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद डायरेक्ट टू प्रीपोजिशन हमें यहाँ पे दिखाई दी। तो इसके बाद आया एस। द वर्क इज अ गिफ्ट, जो वर्क क्या है? वो एक उपहार है। उसके बाद हमने चेक किया पी को। किसको चेक किया? पी को। पावर ऑफ वर्क इज ब्लेसिंग, जो पावर है, पावर का मतलब काम करने की जो क्षमता है वो क्या है? आशीर्वाद है। एंड का काम क्या होता है? टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम किसको गिवन है? एंड को गिवन है। एंड के बाद क्या ऐड होगा? द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? QSPR। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। एक बार और देखते हैं इसको। लेट अस रियलाइज, हमें महसूस करना चाहिए कि प्रिविलेज टू द वर्क इज ए गिफ्ट, जो हमें गिवन है क्या? वर्क करने, वर्क क्या है? काम, वो क्या है? उपहार है। द पावर ऑफ द वर्क इज ब्लेसिंग, जो काम करने की जो क्या है? ताकत है, वो क्या है? आशीर्वाद है। द लव ऑफ द वर्क इज सक्सेस, और जो काम से प्यार करता है उसको क्या मिलती है? कामयाबी मिलती है। इसको स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया एज ए वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म, प्राचीन समय की जो क्या थी? बहुत अच्छी कला थी। प्राचीन समय की बहुत अच्छी आर्ट का मतलब कला, वो किसकी थी? इंडिया की थी। जो स्ट्रीट थिएटर थे, स्ट्रीट थिएटर का मतलब जो स्ट्रीट में गांव के अंदर फिल्में चलती थी वो थे। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ द मॉडर्न मीन्स, अगर अब की बात की जाए आधुनिक युग की, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन द इंडिया, जो क्या है? भारत के अंदर फलता फूलता जा रहा है। स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है? एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। हैज द सेंचुरीज, जो किससे रहा है? शताब्दियों से रहा है। बीन प्रोगेटिंग, ये क्या कर रहा है? प्रोगेटिंग रिफॉर्म्स बाय द हाईलाइटिंग, ये क्या करता है? हाईलाइट मतलब प्रकाश डालने का काम करता है। सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज, इश्यूज का मतलब जो मुद्दे होते हैं उन पे प्रेजेंट इन द सोसाइटी, जो समाज के अंदर होते हैं। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में क्या होता था? इसको नापसंद किया जाता था। इट्स परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, और जो बहुत दिनों तक बाध्य नहीं रही है। टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज, जो गांव और कस्बों के अंदर ये बाध्य नहीं रही है, शहरों में। दे क्रिएट, वो क्या करते थे? बनाते थे। और रेज अवेयरनेस, और क्या करते थे? जागरूकता फैलाते थे। और ए पर्टिकुलर इशू ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस, जो क्या है? पब्लिक के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस डैश स्ट्रीट थिएटर, स्ट्रीट थिएटर के अंदर। तो इसका मतलब है डज नॉट अफेक्ट, तो इसका मतलब क्या है? इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा राइट आंसर होगा मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डज नॉट अफेक्ट स्ट्रीट थिएटर। आज चाहे हम भी कितने मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन जो गली के अंदर क्या होते हैं? थिएटर के रूप में काम करने वाले लोग होते हैं, उसको कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली, तो इसका राइट आंसर होगा डील्स। डील्स इसके साथ आएगा विद, डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। ये सेंटेंस अरेंज करते हुए क्या हो गया, आगे पीछे हो गया, लेकिन मैंने आपको सही रूप से समझा दिया, तो इसका राइट आंसर होगा डील्स विद। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इन ओल्डन डेज द स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो इसके अंदर देखिए चार ऑप्शन गिवन है। वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वाज ओपन, एंटरटेन्ड, वाज रिस्ट्रिक्टेड। तो देखिए यहाँ पे बता पुराने दिनों में क्या हुआ था, कुछ समय के लिए इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वाज रिस्ट्रिक्टेड टू। तो क्या राइट आंसर होगा वाज रिस्ट्रिक्टेड टू। द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें चार स्पेलिंग गिवन है, इनमें से जो स्पेलिंग सही है वो हमें छांटनी है यहां से। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये बताया है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें लास्ट में देखना होता है कि क्या गिवन है। और यहाँ पर लगभग वो लास्ट क्लास वाली ही बात की जाए OUS, हमें ये चेक करना है, ये हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब देखते हैं इसी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले बात की जाए OUS यहाँ पे नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। OUS यहाँ पे ये हो सकता है, OUS यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। OUS यहाँ पे गिवन है, तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं दोनों की। इन दोनों में बात की जाए तो ह्यूमरस और HAMA, तो यहाँ पे A नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा O। तो इसलिए हमारी राइट स्पेलिंग कौन सी है, ह्यूमरस। ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यप्रद, हास्यप्रद, या फिर इसको आनंदित भी कह देते हैं, आनंदित। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ह्यूमरस। क्या होगा, ह्यूमरस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें क्या है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। जो अकाउंटेंट है उसने चेक लिया किससे, कस्टमर से। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का हमारे पास एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान होनी चाहिए कि टेंस कौन सा है और कौन सी वर्ब इसके अंदर यूज की गई है। अगर इसको हम देखें, द अकाउंटेंट टुक, तो टुक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस गिवन है, पास्ट। कौन सा गिवन है, पास्ट, और पास्ट की V2, पास्ट की V2 गिवन है। द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो इसी से ये सोल्व हो जाएगा। हम V2 को चेंज करते हैं was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अंदर चेंज करते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन को। द चेक इज, तो यहाँ पे देखिए इज गिवन है, तो इज यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। अब देखिए यहाँ पे भी वाज गिवन है और टेकन गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, द कस्टमर वाज टेकन द चेक बाय द अकाउंटेंट, तो यहाँ पे भी वाज गिवन है और टेकन गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, द चेक हैड बीन टेकन, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, हैड बीन टेकन, तो हमारा डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास है बी और सी। तो मैंने आपको बताया पास्ट का हम चेंज करते हैं वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारे पास। उसके अलावा फ्रॉम द कस्टमर, तो फ्रॉम द कस्टमर, और बाय लगता है इसको चेंज करते हुए बाय द अकाउंटेंट, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। अब बात करते हैं ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम और इसके अंदर कहीं भी फ्रॉम गिवन नहीं है, तो इसलिए हमारा
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, रॉन्ग आंसर होंगे। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करें तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले हमें क्या पहचाननी चाहिए, वर्ब पहचाननी चाहिए। वर्ब को देखते ही हमें पता चल जाता है कौन सा टेंस गिवन है और इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस किसके अंदर चेंज होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन हमें गिवन है यहाँ पे। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू, कि तुम्हारे पीछे क्या है, अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हारे पीछे क्या है, स्नेक है, सांप है। तो सब जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें टैकल करने होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही इसका तरीका होता है सबसे बेहतरीन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो टेंस गिवन है, जो वर्ब गिवन है, उसकी पहचान होनी चाहिए। ये क्या है, प्रेजेंट में है। किस में है, प्रेजेंट के अंदर है। इसके अलावा बात की जाए सेड टू, सेड टू को वैसे हम टोल्ड के अंदर चेंज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हम देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे नजर डाली जाए तो इस एम आर को हम किसमें चेंज करते हैं, वाज या फिर वर के अंदर चेंज करते हैं। अब देखते हैं वाज और वर किस ऑप्शन में गिवन है। सबसे पहले बात की जाए ऑप्शन ए में, शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट एज देयर इज, तो यहाँ पे इज का इज गिवन है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। शक्ति एक्लेम टू हिज फ्रेंड विद सरप्राइज दैट देयर फूड, फूड की तो यहाँ पे बात ही नहीं की गई है, फूड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। सीइंग अ स्नेक बिहाइंड हिम, शक्ति आस्क्ड हिज फ्रेंड टू टुक आउट, तो यहाँ पे क्या गिवन है, आस्क्ड गिवन है, इज फ्रेंड टू टुक आउट, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन। शक्ति वांट, वांट का मतलब चेतावनी देता है हिज फ्रेंड को, अपने दोस्त को, दैट देयर वाज, तो देखिए इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, वाज या वर के अंदर चेंज करते हैं, और हमारा राइट आंसर भी क्या है, यही है, ए स्नेक बिहाइंड हिम, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। शक्ति वांट हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो इज एम आर को हम किसके अंदर चेंज करते हैं, नरेशन के वक्त बोझ या वर के अंदर चेंज करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर, तो हमें यहाँ पे एक एरर डायरेक्टली पूछ लिया गया है। दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात की गई है, सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि मैंने 3 कम्युनिकेशन कर लिया है, लेकिन किसी ने भी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया है। इसी बात से मैं क्या हूं, सरप्राइज हूं। क्या हूं, सरप्राइज हूं। अब यहाँ पे बात की जाए, जो एंड हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एंड का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे पहले जो नाउन आता है और बाद में नाउन आता है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए, अगर यहाँ पे वर्ब की इस्तेमाल हो और एंड का इस्तेमाल हो तो फिर वर्ब भी क्या होगी, सेम होगी, सिमिलर होगी, एक जैसी होगी। क्या होगी, एक जैसी होगी। अब देखिए यहां से आपको पता चल जाएगा एरर किस पार्ट के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें चेक करना होता है कि जब हमें एंड गिवन होता है उससे पहले नाउन इस्तेमाल किया गया है, एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो वर्ब इस्तेमाल की गई है वो सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें गिवन है एंड, और एंड से पहले हमें गिवन है हैव सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे क्या है, V1, क्या है, V1। तो हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो यहाँ पे हम जो ये वाला पार्ट है ना, इसको ड्रॉप करके हम क्या कर देंगे, सेंड का इस्तेमाल करेंगे। किसका, सेंड का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो चुका है, तो इसलिए ऑप्शन पे नजर डाली जाए तो ए, तो हमारा पार्ट ए
रॉन्ग होगा, तो इसके अंदर एरर है, पार्ट ए के अंदर एरर है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स यहाँ पे फिल करना है जो बिल्कुल सुटेबल हो। यू विल नॉट ओवरटेक, तुम्हें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए अनलेस वर्ड की, तो जब भी ये यूज होता है तो इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं, अगर क्लॉज के अंदर गिवन है तो इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल। क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की अगर बात की जाए तो इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू। तो देखिए ये क्या है? स्लीप, स्लीप। उसके अलावा पे, प्ले, वॉक, क्विकली, रीडिंग। तुम्हें इसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए सोते वक्त, खेलते वक्त, या धीरे से चलते हुए, या फिर रीडिंग पढ़ते हुए। तो ऑप्शन भी अपने आप बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वॉक क्विकली। You will not overtake him unless you walk quickly। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वॉक क्विकली हमारा राइट आंसर होगा। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम। They sold their old house because it was a white elephant। उन्होंने अपना घर बेच दिया क्योंकि वो एक सफेद हाथी था। जो सफेद हाथी है ना, ए व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, इसका मीनिंग क्या होता है ये बताना है। ए वेरी लार्ज, हाथी बड़ा तो होता ही है, तो इसका ये मीनिंग नहीं हो सकता अभी। यूजलेस, तो यूजलेस बिल्कुल होता है। ए व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? यूजलेस, बेकार की चीजें, बेकार की चीजें। ओल्ड घर को कोई कब बेचेगा? जब वो क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा, उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, तभी अपने घर को क्या करेगा? वो सोल्ड करेगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का विपरीत शब्द हमें बताना है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है प्राय, जो अक्सर चीजें चलती रहती हैं, ये इसका मीनिंग होता है। फ्रीक्वेंट का मीनिंग क्या होता है? प्राय, जो अक्सर चीजें चलती रहती हैं। तो क्या होता है इसका मतलब? प्राय। क्या होता है? प्राय। अब बात की जाए रेयर। रेयर मीन्स होता है कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार, जो चीजें कभी कभी होती हैं। तो देखिए प्राय अक्सर होती रहती है, और रेयर का मतलब कभी कभार। तो राइट आंसर क्या होगा? रेयर। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापिस होता है। फिर का मतलब डरा हुआ होता है, और अलार्म का मतलब क्या होता है? चेतावनी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंट का रेयर, कभी कभार। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड गिवन है तो उसके अंदर क्या करना है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है समानार्थक शब्द हमें चूज करना है। टू ट्रेवल होपफुली, होपफुली का मतलब क्या होता है? आशा पूर्वक, आशा पूर्वक। टू ट्रेवल होपफुली इज ए बेटर थिंग, जो क्या होती है? अच्छी चीज होती है। देन टू अराइव, पहुंचने से। एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर, और वही क्या होती है? वास्तविक कामयाबी होती है। अब देखते हैं रैशनली। रैशनली मीन्स क्या होता है? तर्क। क्या होता है? तर्क। पॉजिटिवली, पॉजिटिवली क्या होता है? आशापूर्वक, आशा पूर्वक। पॉजिटिवली क्या होता है? आशापूर्वक। आप क्या है? किसी काम को करने के लिए पॉजिटिव है, आपको उसमें उम्मीद है, आशा है होने की। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस होता है हमारे पास लापरवाही। इसके अलावा केयरलेसली होता है बेपरवाही। क्या होती है? बेपरवाही। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
choose the correct alternative to improve the underlying part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is 4. तो हमें एक लाइन गिवन है, उसके अंदर क्या करना है, इंप्रूवमेंट करनी है कि कौन सा इसके अंदर ऑप्शन में से ठीक होगा। अगर ये अपने आप ठीक है तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4, जिसका मतलब क्या है, नो इंप्रूवमेंट, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। जो भी पैसेंजर है, यात्रीगण हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो फर्श पे ना बैठे। तो यहाँ पे बात की जाए रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के साथ हमें इस्तेमाल करते हैं टू, रिक्वेस्टेड टू नॉट टू सिट, तो हमारा राइट आंसर होगा रिक्वेस्टेड टू नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। रिक्वेस्टेड के साथ क्या लगता है, टू लगता है, और नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछ लिया है, रिक्वेस्टेड के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो इसलिए एरर इसी पार्ट में, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिक्वेस्टेड टू नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। In the following question, the first and the last part of the sentence are numbered S1. जो S1 है ये हमारा क्या है, पहली लाइन है, पहला सेंटेंस है। The rest of the sentence is split into 4 parts. जो बाकी का सेंटेंस है वो 4 भागों के अंदर डिवाइड है, बटा हुआ है। And named PQRS, और उसके नाम दिए गए हैं PQRS की फॉर्म में। और जो S6 है ये हमारा क्या है, लास्ट वाला पार्ट है। These 4 parts are jumbled, ये क्या है, जम्बल्ड फॉर्म के अंदर गिवन है। रीअरेंज देम, इनको रीअरेंज करना है इन द करेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल सही ऑर्डर के अंदर, क्रम के अंदर। S1 सबसे पहले पढ़ते हैं S1 को। इन टूडेज इन मैनी कंट्रीज, सबसे पहले देखते हैं इवन टुडे मैनी कंट्रीज, यहां तक कि बहुत से देशों में वुमेन कंटिन्यू टू बी, जो वुमेन होते हैं, सबसे पहले बात की जाए, इसका अगर लिंक बनाना है क्या से बनेगा, वुमेन कंटिन्यू टू बी, टू बी। अब बात करते हैं नेग्लेक्टेड कंटिन्यू टू बी, क्या के बाद क्या आएगा, पी, जो महिलाएं हैं वो लगातार क्या की जाती है, नेग्लेक्टेड, अनदेखा किया जाता है उनको लगातार। फीवर वुमेन देन मेंस, जो कुछ महिलाएं होती हैं आदमियों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में। अब इसके बाद आएगा एस वाला पार्ट, हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ, जिनको क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग, किसका, एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग का। तो हमारा राइट क्रम होगा QPSR। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें पूछा गया अभी वर्ब की फॉर्म से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, टाइम, टाइम एंड टाइड। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कंजंक्शन गिवन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, या तो दो नाउन को जोड़ेगी, या तो प्रोनाउन को जोड़ेगी, या फिर किसको जोड़ेगी, दो एडजेक्टिव को जोड़ेगी। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, तो इसका मीनिंग क्या है, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो देखते हैं ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर वर्ब को। तो देखते हैं, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगी, ये वेटिंग है, इससे पहले इज एम आर वाज और हमें चाहिए, और यहाँ पे क्या, वेट्स, तो हमारा राइट आंसर होगा वेट्स। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करता। वेट यहाँ पे क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। Let's see the next sentence.
Pick out the antonyms of the underlined word the following sentence. He was afraid of losing the match. He was afraid of losing the match. उसको डर है किसका? होने का. afraid का मतलब क्या होता है? डर. तो हमें इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स. इसका विपरीत बताना है. क्या बताना है? विपरीत बताना है. एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीत. इसका विपरीत बताना है. भाई क्या होगा हमें? नर्वस. नर्वस का मतलब क्या होता है? भयभीत या फिर डरा हुआ. तो इसका मतलब क्या है? डरा हुआ. इसके अलावा सेकंड. सेकंड का मतलब क्या होता है? मिला हुआ. क्या हुआ? मिला हुआ. हेजिटेंट. हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? जो घबराया हुआ हो, भयभीत हो. क्या होता है? भयभीत. भयभीत. और हमारा लास्ट रहता है कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट क्या होता है? आत्मविश्वास. आत्मविश्वास. आत्मविश्वास होता है. तो हमारा राइट आंसर होगा अफ्रेड का अपोजिट क्या होगा? कॉन्फिडेंट. क्या होगा? कॉन्फिडेंट हमारा इसका अपोजिट वर्ड होगा. एंटोनिम्स क्या होगा इसका? कॉन्फिडेंट. Let's see the next sentence. Pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, your answer is 3. हमें 3 पार्ट गिवन है. इसके अंदर अगर एरर है तो हमें बताना है. अगर एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 3. तो देखते हैं. The property was divided among the 2 brothers. जो प्रॉपर्टी है उसको बांटना है किसके बीच में? 2 भाइयों के बीच में. देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? 2. 2 के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन. क्या इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन का हम इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे अमंग यूज ना होके हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का हम इस्तेमाल करेंगे. तो इसलिए यहाँ पे एरर है पार्ट सी में. कहां पे एरर है? पार्ट सी में. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. अगर हमें अमंग यूज करना होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता 5 ब्रदर्स. क्या लिखा होता? 5 ब्रदर्स. अगर ऐसा होता या फिर 3 होता तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे. इसका अमंग का. तो इसलिए यहाँ पे 2 की बात की गई है और 2 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. तो यहाँ पे पार्ट सी के अंदर एरर है. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस. गिवन सेंटेंस में से हमें पैसिव वॉइस बताना है. ही वाज राइटिंग ए बुक. वो क्या लिख रहा है? एक बुक लिख रहा था. ही वाज राइटिंग ए बुक. वो एक बुक लिख रहा था. तो इसका बताना है. ये हमें क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही हमें टेंस गिवन है. और इसका हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए. अब देखते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा. अब देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस किस में है? ए बुक यहाँ पे है. ही हैज. तो ये हमारा आंसर नहीं है. अ बुक यहाँ पर भी है. अ बुक इज. देखिए ये पास्ट के अंदर है तो यहाँ पे पास्ट में ही हमारा बनेगा. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है? इज गिवन है. अब हमारे पास रहते हैं 2 सेंटेंस. एक तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. अब इनको देखते हैं कि हमने देखा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा? वाज मिलेगा. उसके बाद क्या मिलेगा? बीइंग मिलेगा. और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो देखिए ए यहाँ पर भी है, बुक यहाँ पे भी है, वाज यहाँ पे भी है, बीइंग यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है. यहाँ पे क्या है? रिटर्न. रिटर्न यहाँ पे भी है और रिटर्न यहाँ पे भी है. यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है. अब यहाँ पर देखिए वाई भी बिल्कुल सेम है. लेकिन ही का यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए. और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है जैसे देखते हैं ही, हिज और हिम.
ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसलिए ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा हिम, तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाता है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हमारा ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, नरेशन का एक सेंटेंस पूछा गया है, देखते हैं इसको। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। He told the boy not to sit there। तो देखिए यहाँ पे क्या है there, और सबसे पहले हमें बातें क्या ध्यान में रखनी है, जहां पे हम चेंज करते हैं देर को किस में चेंज करते हैं, हेयर में चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे हमें पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। यहाँ पे टोल्ड आया है, क्या है, टोल्ड आया है, तो पास्ट के अंदर टेंस गिवन है, और प्रेजेंट से हम किस में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं। तो अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं सबसे पहले देर को चेंज करते हैं हम हेयर में, इसके अंदर चेंज करते हैं हेयर में, देर को चेंज करते हैं। तो अगर ऑप्शन पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी देर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देर गिवन नहीं है, लेकिन देर के तरीके से क्या लिखा हुआ है, दी लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात आती है इन दोनों की। अगर इन दोनों की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन को। He said to the boys, तो यहाँ पे said to को हम told में चेंज करते हैं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक दोनों से में he said to the boy। अब इन दोनों में देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, did प्लस नोट, और यहाँ पे क्या है do प्लस नोट। तो देखिए हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में जाने के लिए, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। He said to the boy don't sit here। देर को हम किस में चेंज कर देंगे, here में चेंज कर देंगे, और हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें 4 ऑप्शन गिवन है और इनमें से हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो बताना है। लास्ट क्लास में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको किस अप्रोच के साथ सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं वही अप्रोच यहाँ पे यूज होगी। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई वर्ड गिवन है, अगर उसके आखिर में वो सिमिलर है और क्या गिवन है, ओ यूएस, तो ये रिलेटेड होता है एडजेक्टिव से। किससे होता है, एडजेक्टिव से। अब यहाँ पे देखते हैं ओ यूएस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये कट जाता है। और हमारे पास है 3 ऑप्शन, और हमें हमारे पास क्या होता है, एक होता है टी ई एम पी ई एस, ये भी हमारे पास क्या है, रूट वर्ड है। अब देखते हैं किस किस के अंदर है, टी ई एम पी ई एस ये इसके अंदर है, टी ई एम पी यहाँ पे नहीं है, और टी ए एम पी एस ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा टेम्पेस्चुअस। क्या होगा, टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू टाइम। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसका मीनिंग, रिलेटेड टू टाइम। इसका संबंध किससे होता है, समय से, रिलेटेड टू टाइम। टेम्पेस्चुअस का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू टाइम। Let's see the next sentence. Rearrange the following parts of the sentence labeled as the PQRS to make a meaningful sentence. हमें PQRS की फॉर्म में एक सेंटेंस को डिवाइड करके, स्पेयर करके गिवन दिया हुआ है, हमें वो क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या होता है, वो एक लाइन के अंदर हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटेंस की। ऑप्शन पे नजर डालनी चाहिए। सबसे पहले पी बी आर और क्या हो, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पी दोनों में गिवन है, सबसे पहले देखते हैं कि पी से इसकी स्टार्टिंग होगी या नहीं होगी। हम अभी तक एक बात और पढ़ते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, आशा। क्या होता है, आशा या फिर उम्मीद। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब आवश्यक।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बात की है सब्जेक्ट की, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। ऑप्टिमिज्म इज, ये क्या है, वर्ब है, एसेंशियल आवश्यक है। अब देखो एसेंशियल के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है टू, एसेंशियल टू। तो देखो हमें यहाँ पे टू नजर आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। पी के बाद कौन सा आएगा, एस आएगा। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल टू अचीवमेंट एंड, अचीवमेंट एंड, देखो पी के बाद एस उसके अंदर नहीं है, यहीं पे है, तो हमारा ऑप्शन यही होगा। क्या आपको चेक कर लेते हैं। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल टू अचीवमेंट एंड इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। तो हमारा कंबाइन हो गया है, सेंटेंस अरेंज हो गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा PSQR। देखते हैं इसको। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, आशा जो जरूरत होती है, टू अचीवमेंट एंड, किसके लिए, अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि अगर प्राप्त करनी हो। इट इज आल्सो, और ये क्या होती है, फाउंडेशन ऑफ द ट्रू प्रोग्रेस। फाउंडेशन का मतलब क्या होती है, नींव होती है सच्ची कामयाबी की। अगर आपके अंदर आशा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। क्या होता है, घोषणा करना, घोषणा करना। अब देखते हैं डिक्लेयर का मतलब भी क्या होता है, घोषणा करना, घोषणा करना। इसके अलावा हमारे पास है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होता है, उन्नति करना, उन्नति करना। इसके अलावा बात की जाए एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे की ओर, प्रोग्रेसिव। इसका ये सिमिलर सा है किसका, प्रोग्रेस का। एडवांस का मीनिंग क्या होता है, अग्रणीय। क्या होता है, अग्रणीय। और लाइसेंस का होता है अनुमति। क्या होता है, अनुमति। अब देखते हैं प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का होता है घोषणा करना, तो हमारा राइट आंसर होगा डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हो, किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप क्या कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, कोई ना कोई घोषणा कर रहे हो। Select the alternative which best describe the underlined idiomatic expression. पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। You may rush from pillar to post, pillar to post, but you stand no chance to getting what you want without hard work. देखो हमें इसका मीनिंग बताना है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अगर इसको हम वापस पढ़ते हैं, यू मे रस, तुम्हें दौड़ना चाहिए, फ्रॉम पिलर टू पिलर, इधर से उधर, बट यू स्टैंड नो चांस, परंतु तुम्हारे स्टैंड होने के, कामयाब होने के चांस कम रहेंगे। गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क, और तुम्हें जो चाहिए वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम हार्ड मेहनत नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो इसके हमें देखना है, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट। यहाँ पे क्या है, सभी दिशाओं की ओर दौड़ो और क्या करो, सफर मच हरासमेंट, और कठिन से कठिन क्या करो, अपने शरीर को कष्ट दो। तो हमारा इसका ऑप्शन यही होता है, हमारा राइट आंसर होता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रश इन ऑल डायरेक्शन, कि सभी दिशाओं में कंफर्ट लगाओ, एंड सफर मच हरासमेंट, और जितनी भी तकलीफें होती है वो सहन करो। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट।